जिस दिन से हमने केस कराया उस दिन से ही हमारे जान के दुश्मन बन गए। कई तरीके से उन्होंने हमें परेशान करा। कभी उन्होंने मेरे फादर के ऊपर 376 लिखवाने की कोशिश करी, कभी हमें कोर्ट के बाहर रोक लिया। उनका जो 3 तलाक है वो इनवैलिड कर दिया है कोर्ट ने और मुझे लीगली उनका वाइफ बनाया है। हमारे साथ मौजूद हैं आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी के अध्यक्ष निदा खान जी, जिनको अभी कुछ दिनों से धमकी भरे मैसेज आना शुरू हो गए हैं। क्या पूरा मामला है और किस तरीके से इनकी शुरुआत हुई थी, और उन्होंने अभी कोर्ट में एक उनके हक में एक फैसला भी आया है, पूरा मामला क्या है तफसील से जानते हैं। मैम, जिस तरीके से लगातार ये सब चीजें चल रही हैं, क्या पूरा मामला है जो इस तरीके की चीजें आपके लगातार व्हाट्सएप और तमाम फेसबुक और सोशल मीडिया पे आ रही हैं? देखिए 2015 में मेरी शादी हुई थी शिरान रजा खान से, जो आला हजरत परिवार से ताल्लुक रखते हैं। फिर उसके बाद उनका और मेरा डिस्प्यूट हुआ, उन्होंने मारपीट करी, मैं अपने घर आ गई थी। उसके बाद केस वगैरह हमारे शुरू हो गए। जिस दिन से हमने केस कराए उस दिन से ही हमारे जान के दुश्मन बन गए। कई तरीके से उन्होंने हमें परेशान करा। कभी उन्होंने मेरे फादर के ऊपर 376 लिखाने की कोशिश करी, कभी हमें कोर्ट के बाहर रोक लिया, कभी तेजाब की धमकी देते। कोर्ट के अंदर ये सब चीजें हुई हैं और इस तरीके की लेके वारदातें लगातार 2016 से लेके आज 2024 आ गई है और ये लगातार चीजें होती रही हैं। तो मैम, फिर कल आप बताई थी कि मैसेज आए, उससे पहले कुछ एक फैसला भी आया है कोर्ट में, यही जो तमाम जो चल रही हैं चीजें? देखिए अभी मेरा डोमेस्टिक वायलेंस में जजमेंट हुआ है तो उसको लेकर वो लोग काफी फ्रस्ट्रेटेड होंगे, जो मुझे लगता है। उसको लेके उन्होंने या उनके किसी मुरीद ने मुझे टेक्स्ट किया है और उसमें साफ साफ बोला है कि मेरा सर काट के वो चौराहे पे लटकाएंगे और 10 लाख रुपए नहीं 10,000 गोलियां देंगे। और आप देख सकते हैं इससे पहले 2018 में जब चार्जशीट फाइल हुई थी तब भी इन्होंने इसी तरीके की वारदात करी थी, मेरे खिलाफ एक फतवा दिया था और एक लड़का तब भी उठ के आया था, वो तब मेरी चोटी काटने की बातें कर रहा था। तब जब भी मेरे हक में कोई भी बात आई है उन्होंने कोई ना कोई ऐसी बात, मतलब ऐसा कुछ कारनामा करते कि सारी चीजें उस तरफ डाइवर्ट हो जाती है, जो हमारा मेन फोकस होता है उस पे नहीं रहती। जैसे इस टाइम वो करें कि हमारा मेन फोकस हमारा जजमेंट है जिसे हमें इम्प्लीमेंट कराना है, उस चीज को वो डाइवर्ट करके इन चीजों की तरफ लगा देते हैं कि हमारा जो मेन चीज है वो छूट जाती है। मैम, जजमेंट में क्या आया था निकल? जजमेंट में ये है कि पहली बात तो ये कि उनका जो 3 तलाक है वो इनवैलिड कर दिया है कोर्ट ने और मुझे लीगली उनका वाइफ बनाया है। सेकेंडली, मैं उनके साथ एक घर में रह सकती हूँ अगर मैं चाहूँ। अगर मैं नहीं चाहती हूँ तो वो मुझे रेंट देंगे एटलीस्ट 10,000। फिर मेरा मेंटेनेंस 15,000 वो देंगे। साथ ही साथ उन्हें कंपनसेशन अमाउंट देनी है 10 लाख रुपीज। और जो ये 15,000 ये डेट ऑफ एप्लीकेशन से, मतलब 2016 में मैंने फाइल किया था तो 15,000 आप लगा लीजिए, इट्स लाइक अप्रॉक्स 16 लाख समथिंग की अमाउंट बैठेगी। तो मुझे लगता है कि यही सब चीजें हैं जो उनको फ्रस्ट्रेट कर रही हैं या बौखला रहे हैं इन चीजों को लेकर कि एक लड़की इतना आगे कैसे बढ़ गई। क्योंकि उनको तो लगता था कि जो सीएम है उनकी जेब में, जो पहले वो बोलते थे सपा की गवर्नमेंट में, तो मुझे लगता है इसी सब चीजों को लेके उनका सारा फ्रस्ट्रेशन है। मतलब क्या कहते थे आपसे कि सीएम जेब में? जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद जब हमने मुकदमेदारी शुरू करी थी तो उनका यही कहना था साफ साफ कि सीएम उनकी जेब में है, जब सपा गवर्नमेंट थी। तो मेरे ख्याल से कि उनको उम्मीद नहीं थी कि न्यायपालिका इस तरीके का आदेश भी दे सकती है। और देखा जाए न्यायपालिका ने हमारी बहुत मदद करी। इससे पहले हमारी जो गाड़ी थी जो मुझे दहेज में मिली थी, मेरे फादर ने दी थी, वो भी न्यायपालिका ने हमें रिकवर करा के दी, जिसको कंटिन्यूस प्रशासन ने इनकार किया था कि उनके पास गाड़ी नहीं है, जबकि न्यायपालिका कह रही है कि गाड़ी उनके पास है। आप ये देखिए, सोचने वाली बात ये है कि न्यायपालिका इतनी बड़ी चीज है उसको भी पुलिस इनकार कर देती है उनके सामने कि नहीं है। तो आप सोच सकते हैं वो कितने ज्यादा डोमिनेटिंग होंगे। अच्छा मैम, एक बात और, जैसे कि मैसेज मिला आपको और परसों ही निर्णय आया और मैसेज मिला, फिर किस तरीके से आप देख रही हैं कि कहीं ना कहीं एक खौफ तो लग रहा होगा कि आपको? देखिए परसों ही जजमेंट आया शाम के टाइम और उसके बाद से मैं कल कॉपी वगैरह रिसीव करने गई थी अपनी। और लगभग 5 बजे का टाइम है जब ये मेरे पास थ्रेट वाला मैसेज आया। उसके बाद मैंने देखा तो मैं चीजें समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। मुझे एक नई एफआईआर लिखवानी चाहिए, नहीं लिखवानी चाहिए, क्या मैं अपने जजमेंट के ऊपर फोकस करूँ? मतलब मैं इन सब चीजों में कह सकते हैं ना कि आप ट्रैप हो चुके हो कि आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या करो। साथ ही साथ अगर हम कोतवाली में भी फोन करके हम बात कर रहे हैं कि हमारा जजमेंट है उसको आप इम्प्लीमेंट कराओ, लेकिन आप पुलिस का रवैया मैं आपको सुना भी सकती हूँ कि बहुत ही ठंडा रवैया है, वो तैयार ही नहीं उसे इम्प्लीमेंट कराने के लिए। तो मुझे लगता है कि मुझे जानना चाहिए प्रशासन से कि मैं किसके पास जाऊं अपना जजमेंट इम्प्लीमेंट कराने, क्योंकि काम तो पुलिस का है। और उसमें साफ साफ लिखा है कि कोतवाली को उन्होंने आदेश भी दिए कि इसको
आप इम्प्लीमेंट कराइए, लेकिन इन सब चीजों के बाद भी वो नहीं तैयार है। मैसेज जो मैम आया था उसमें क्या क्या लगा था साफ साफ तौर पर, क्योंकि आप लगातार एक हेल्पिंग सोसाइटी भी चला रही हैं और अभी जो मौजूदा सरकार है उसमें भी आप एक अहम हिस्सा बन गई हैं, तो किस तरीके से आप देखती हैं कि क्या ये भी निशाना कुछ बनाया जा रहा है आपको? देखिए, इसमें साफ साफ जो मैसेज आया उसमें लिखा है मुझ जैसे मतलब मेरी वजह से मुसलमान औरतें बहक रही हैं और उन सबको वो सबक ऐसे सिखाएगा मेरा गला काट के। तो मुझे लगता है कि इस टाइम जो मुसलमान औरतों में एक अवेयरनेस आ चुकी जो आज से 9 साल पहले नहीं थी, जितना मुझे समझ में आता है। औरतें अपनी हक की बात करने लगी हैं, औरतें अपनी शिकायतें दर्ज करने लगी हैं और इसमें अहम हिस्सा हमारी सरकार का भी है, क्योंकि जिस टाइम तक सपा गवर्नमेंट थी मतलब महिलाएं थाने जाने से डरती थी, लेकिन आज के टाइम में इतना बड़ा बदलाव है कि मैं भी जाती हूँ थाने कोई ना कोई FIR लिखवाने के लिए, तो पुलिस की मतलब महिला डेस्क लगी हुई है जहां वो अपनी बात साझा कर सकती है। तो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट का रोल तो पॉजिटिव ही रहा है अभी तक फीमेल्स के लिए, और बेसिकली बात करें मुस्लिम फीमेल्स के लिए कुछ ज्यादा पॉजिटिव रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका उत्पीड़न आज से नहीं कई बरसों से चल रहा है। और एक यही रीजन मुझे लगता है कि जो आप बोल रहे हो कि मैं अहम हिस्सा हूँ इस टाइम, क्योंकि एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ और मेरी ही कम्युनिटी मेरे ही खिलाफ है जब मैं अच्छी मतलब हक की बात करती हूँ, तो इस वजह से मुझे टारगेट किया जाता है। जी, वर्तमान में अगर आपका परिचय जाने तो वर्तमान में आपको क्या भाजपा में आप नेता भी हैं या और कौन कौन सी सोसाइटी चलानी, क्या आपका मेन परिचय रहेगा? पहली बात तो मैं अपनी पार्टी के लिए सेवा भाव से लगी रही हूँ, और दूसरी बात मैं NGO चलाती हूँ जो मैं शायद 2017 की स्टार्टिंग से चला रही हूँ, और जिसमें मुस्लिम बहनों के अलावा जो हमारी अन्य वर्ग की महिलाएं वो आती है, रेप का मुकदमा है, दहेज का है, तलाक का है, इस तरीके से हम लोगों को मतलब लीगल हेल्प दिलवाते हैं। और जितने भी मुकदमे हैं जिनकी शिकायतें दर्ज नहीं हो रही, क्योंकि कई बार बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उनकी शिकायतें दर्ज नहीं होती है, उसमें हेल्प करते हैं। तो देखा जाए ओवरऑल हम लीगली उनकी हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। जी, तो ये थी हमारे साथ निदा खान जी, जो लगातार 2017 से लोगों की आवाज बन रही है। मुस्लिम महिला जो 3 तलाक पीड़ित हैं या जो तमाम उत्पीड़न से गुजरी हैं, उनकी आवाज बन रही है, जिसके चलते ही लगातार अब ये जो है धमकियों का शिकार हो रही है। और कल भी उनको एक धमकी मिली थी। जिस आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अंश माथुर। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।